नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी पढ़ाई क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 241 से लेकर 255 तक डिस्कस किए जाएंगे। और ये हिंदी पैडा की 70वीं क्लास है। देखिए, क्लास बताने का जो मेरा पर्पज़ है वो सिर्फ ये पर्पज़ है कि जो मेरा तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव का, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरह से सीखना चाहते हो, इस तरह से सिखा दूंगा कि 60 सेकंड का जो प्रश्न है वो आप 6 सेकंड में ही सॉल्व कर दोगे। तो वो कैसे सीखोगे, उसका जो मंत्र है वो यहाँ पे है। क्या मंत्र है कि आपको मेरी जो क्लासेस हैं किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी पैडा की हो या सीडी की हो या ईवीएस की हो, हिंदी की हो, एसएसटी की हो, किसी भी चीज़ की जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सीरियल वाइज देखना है। अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और भाई देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट पेपर में सीडीपी का जो 90 मार्क्स का पोर्शन होता है, इसमें से आपको 90/90 दिलाएगा। और सेकंड पेपर में 75 का पोर्शन होता है सीडीपी का, 75/75 दिलाएगा। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको पुश करना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी कोई क्लास छूटे ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, और जिन बच्चों के पास पीडीएफ है उनके लिए 241वां क्वेश्चन। देखिए, नेगेटिव और जो पॉजिटिव हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे कि आप सीटेट को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आंसर मिलता है नेगेटिव और पॉजिटिव से। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। देखिए, जब उद्देश्य की बात कर रहा है कि भी क्या उद्देश्य होना चाहिए, आप स्कूल के अंदर अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो पॉजिटिव उद्देश्य के लिए हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव उद्देश्य निकालना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। अगर क्लास में टीचर जो है किसी चीज़ का सिर्फ निर्वाह कर रहा है, यानी कि यार ये तो होता है तो चलो कर लो, करना तो है ही, अगर इस तरह की उसकी मानसिकता है या इसलिए वह कामों करता है, तो यह है नेगेटिव। बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के साक्ष्य जुटाना। प्रोन्नत करना नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव होता है कि हमारा जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, 5 से लेके 10 या 12 साल तक का, ये बच्चा सिर्फ क्लासेस में प्रोन्नत होने के लिए नहीं आ रहा है, ये सीखने के लिए आ रहा है। कुछ आप इसको कुछ सिखाओ, कुछ इससे क्रिएटिव चीज़ें करवाओ, जो ये अपना अनुभव लेके आया है उस अनुभव पे पक्की मोहर लगाओ, जिससे कि बच्चा जान जाए कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। प्रोन्नत नहीं कर ये कि बस बस उसको पास करते जाओ, तो पास करना कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना। अब देखिए, हमारे पास एक तो सेकंड जो है ये नेगेटिव है, फोर्थ नेगेटिव है। बचा क्या, पहला और तीसरा ये पॉजिटिव है। और सीटेट में आपको कई ऐसे सवाल मिलेंगे जब आप 4 में, 3 में या 2 में अटक जाओगे, यार आंसर कौन सा है। जब ऐसी बात हो तो आप मेरे 3 मंत्र याद रखें। पहला मंत्र, आप ये देखें कि किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा विस्तार है, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, बच्चा एक्टिव कहाँ है, बच्चा कंफर्टेबल कहाँ फील कर रहा है, बच्चे को लचीलापन कहाँ मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव वर्ड्स। अगर तब भी समझ में ना आए तो फिर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वैसे आपको पहले में ही आपका काम चल जाएगा। देखिए, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, यानी कि बच्चा कैसे सीखता है, उस हिसाब से अपना टीचिंग मेथड अपना लो। यही सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि जब सतत का मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए और कंप्रेहेंसिव का मतलब व्यापक तौर पे होना चाहिए, तो वो सतत कब होगा, जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे उसको पढ़ाना है, हमारा मेथड क्या होना चाहिए। तो ये जो मूल्यांकन है अपने आप ही होता चला जाएगा। तो इसमें विस्तार ज़्यादा है। जबकि यहाँ क्या, सिर्फ कारणों की आपने पहचान कर ली, इसके बाद क्या हुआ, बैठ गए। नहीं, बैठना नहीं है भाई, इसको भी प्रोन्नत करना है आपको। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी समझ चुके हो तो देखो, नेगेटिव नेगेटिव दो तो अलग हो ही गए। अब इसमें विस्तार ज़्यादा दिख रहा है, इसी को आंसर करके आगे बढ़ जाना, 5 सेकंड में सवाल हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी। तो देखो भाई, मैंने कई बार बताया, सीटेट में 2 वर्ड्स मिलेंगे आपको, एक तो उपचारात्मक शिक्षण और एक निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण में हम ये पता करते हैं कि अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो अगर आप ये निदानात्मक शिक्षण अच्छे से कर लोगे तो फिर उसका उपचारात्मक भी अच्छा हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जब निदान में आपने ये पता कर लिया कि भी क्या कारण है, क्या रीजंस हैं जो बच्चा नहीं सीख रहा है, तो फिर आप उसका उपचार कर दोगे। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है इसकी सफलता निर्भर करती है निदानात्मक शिक्षण अच्छे से होना चाहिए। और निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण होता है कारण की पहचान करना, और वैसे भी कारण की पहचान करना होता है पॉजिटिव, समस्याओं की पहचान करना नहीं। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाना नेगेटिव होता है। बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता का। तो इसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी कि जो बच्चों को समस्या है उसको आपको डायग्नोज करना है, उसके कारणों की पहचान करनी है। अगर कारणों की आप पहचान कर लोगे तो फिर उसका उपचारात्मक यानी कि रिमीडियल जो टीचिंग है वो भी बढ़िया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं का मतलब हुआ कि हम 5वीं से ऊपर की बात कर रहे हैं। आप यहाँ से चलते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, मैंने कई बार बताया कि पाठ्यपुस्तक नेगेटिव इसलिए है कि अगर आप सिर्फ पाठ्यपुस्तक तक ही रह जाते हैं तो ये आपको बाउंड कर देता है। दूसरा देखो, केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। केवल और ही, ये दोनों नेगेटिव है। केवल भी आपको बाउंड करता है और ही भी बाउंड करता है। तो भाई ये तो दो हमने निकाल दिए, अब दो रह गए। साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। साध्य का मतलब होता है जिसके बिना कोई चीज पॉसिबल ना हो। तो भाई क्या अगर आप उच्च कक्षाओं में बच्चों को साहित्य नहीं पढ़ा रहे हो या कम पढ़ा रहे हो तो क्या पढ़ाई नहीं होगी? पढ़ाई तो तब भी होगी। लेकिन अगर बच्चे ना भाषा के कौशल ठीक से नहीं सीखे हैं, भाषा के कौशल 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर बच्चे ने ये ठीक से नहीं किए हैं तो फिर उसकी पढ़ाई जो है बाधित होगी। यानी कि जो भाषा कौशल होते हैं ये साध्य हैं, इनके बिना आगे का काम नहीं चलेगा। तो यहाँ आ जाओ, भाषा के कौशल साध्य हैं और साधन है साहित्य। यानी कि पहले बच्चे को भाषा के कौशल सिखाइए, इसके बाद उसको साहित्य भी पढ़ाइए। तो इसका आंसर होगा थर्ड। कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकली सोचना पड़ेगा। और भाई मैंने बताया कि जब उच्च कक्षा की बात हो तो जो साहित्य होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी कि सेकंड पेपर में। अगर फर्स्ट पेपर में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाता है। फर्स्ट पेपर में बाल साहित्य पॉजिटिव होता है। ये जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ भाई इनको लिख लिया करो, यही आपके नोट्स होगा, इससे ज़्यादा नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सीटेट में। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन क्या होता है तो ये आप थोड़ा सा समझ लो। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो चीज़ें हैं, ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। अर्जन का मतलब होता है एक्यूशिएशन करना, भाषा का अर्जन कर लेना, और ये हम बाय नेचर करते हैं। यानी कि जो चॉम्स्की की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपना LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके पैदा होता है। यानी कि भाषा में बच्चे में भाषा को सीखने की, अर्जित करने की, ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो ये तो होता है अर्जन। और अर्जन ज़्यादातर कैसा होता है? सहज होता है और स्वाभाविक होता है, और नॉर्मली मातृभाषा का हम अर्जन करते हैं। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या होता है? लर्निंग के लिए पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, पेन पेंसिल, क्लास और पता नहीं क्या क्या, ट्रांसलेशन के लिए ये होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। पूरा जब सेटअप तैयार हो जाएगा तब भाषा की लर्निंग होगी। तो ये कैसा होता है? ये प्रयासपूर्ण होता है जो अधिगम होता है। और अर्जन कैसा होता है? अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। तो थर्ड को आप आंसर कर दीजिए, आंसर मैंने बता दिया। दूसरी चीज, सहज पॉजिटिव वर्ड है, और ये जो स्व वर्ड है स्व, ये भी पॉजिटिव है। इसमें लिखा हुआ है प्रयासपूर्ण होता है, तो मैंने बताया प्रयासपूर्ण क्या होता है? प्रयासपूर्ण होती है लर्निंग। भाषा की कक्षा में ही संभव है, ही क्या है? नेगेटिव है। ही सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव होगा, अगर लिखा हो आप ही, स्वयं ही, खुद ही, और वो बच्चे के लिए आ रहा हो, या ही अकेला लिखा हुआ लेकिन वो बच्चे के लिए है। बच्चे के लिए जो भी चीज़ें वो सब पॉजिटिव हैं। शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, देखो नहीं, क्योंकि अर्जन मातृभाषा का होता है, तो फिर वहाँ टीचर की क्या जरूरत है? टीचर की कहाँ जरूरत है? टीचर की जरूरत है अधिगम में, लर्निंग में। तो आंसर रहेगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिसलेक्सिया संबंधित है। देखो भाई ये जो सीटेट है इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं, और ये लगभग 7 या 8 हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये कैसे याद हो, ये डिसलेक्सिया है कि डिस्ग्राफिया है, अप्रैक्सिया है, या क्या है क्या नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होती है। आज मैं आपकी ऐसी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे गौतम्स ट्रिक एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को खोल लेना। इसमें ट्रिक्स कुछ पड़ी हुई हैं जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की भी है। एक बार अगर आपने इसको देख लिया
तो आप समझ लो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हो। बुद्धि के जितने सिद्धांत हैं वो भी, उसकी ट्रिक भी पड़ी हुई है, एक बार आप खोल लोगे कभी नहीं भूलोगे। पावलोव ने क्या किया, थॉर्नडाइक ने क्या किया, किसने किस पे प्रयोग किया, क्या नियम दिए, सब आपको याद हो जाएंगे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन से हैं वो भी याद हो जाएंगे। किससे याद होंगे, सिर्फ यही गौतम ट्रिक खोल के देख लेना, कभी नहीं भूलोगे। बहुत अच्छी सस्ती, सुंदर और टिकाऊ और मज़ेदार ट्रिक्स हैं। चलिए, डिसलेक्सिया पढ़ना भाई, इसी में एक ट्रिक है। डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा लैंगिफीजिया। डॉक्टर का मतलब है, डी का मतलब डिसलेक्सिया और आर का मतलब है रीडिंग, यानी कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे, आर से। आर मतलब रीडिंग मतलब पढ़ना। चलिए भाई, ये तो उसी ट्रिक से हो गया सवाल, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं। अगला देखेंगे, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो भाई ये देखो, ब्रेल जो लिपि होती है, ये जो बच्चे जिनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित जो होते हैं, वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि लुई ब्रेल जो थे, उन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी, क्योंकि वो पहले तो इतने मतलब ठीक ठाक था वो बंदा, जो लुई ब्रेल था, लेकिन बाद में किसी एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई थी, लेकिन उसे पढ़ने का शौक था, तो उसने ब्रेल लिपि बनाई, जिसमें 1 2 3 4 5 6 बिंदु होते हैं और इसी से बच्चा पढ़ना सीखता है। और ये किसके लिए यूज होती है, ये दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, बाकी का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। बच्चा बड़ों के बीच, अब देखो प्लेटो के अनुसार, जब किसी के अनुसार पूछा जाए ना, तो भैया उसी के अनुसार बताना, नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास ज़्यादा मत करना प्लीज़। चलिए, बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। विदेशी यानी कि जैसे हम बड़े हैं, हमारे बीच कोई विदेशी आएगा तो हमें क्या दिक्कत होगी, हम उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, यानी कि हम बच्चे की भाषा को नहीं, बच्चा विदेशी है तो इसलिए हम उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। अब क्यों नहीं समझ पाते हैं, ये आंसर है इसका। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। कुछ हद तक ठीक है। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। देखो, हम बच्चों की भाषा क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उसकी जो भाषा है ये अपरिपक्व है, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, हम उसको इसलिए नहीं समझ पाते हैं। भाई इसमें भी लिखा कि सही नहीं समझ पाते, लेकिन उसका रीज़न तो देना पड़ेगा। उसका रीज़न ये कि बच्चे की जो भाषा है वो अपरिपक्व है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। संकीर्णता वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, तो इसको भी हटा दो। तो आंसर क्या रहेगा, थर्ड, कि जो बच्चा उसकी भाषा अपरिपक्व है, मैच्योर नहीं है, इस वजह से हम उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि हम विदेशी की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, ऐसा प्लेटो ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कहानियां क्या काम करती हैं। मनोरंजन का साधन है। देखिए, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सिर्फ मनोरंजन हो रहा हो, नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, कई बार बता चुका हूं क्यों है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। चिंतन पॉजिटिव, अगर लिखा हो चिंता तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको लिख लो। विभिन्न पॉजिटिव, विभिन्न, वैविध्यपूर्ण, विविध, ये पॉजिटिव हैं। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है, एकमात्र ही, सिर्फ, केवल, कहीं पे भी आए नेगेटिव। तो देखो, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव के अभ्यस्त हो गए तो कितनी जल्दी आंसर मिलता है। नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, सिर्फ मनोरंजन नेगेटिव, चिंतन पॉजिटिव, विभिन्न पॉजिटिव, आंसर। अब देखो, आप नेगेटिव और पॉजिटिव के अभ्यस्त कैसे होंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, मेरे पास पीडीएफ्स हैं सभी सब्जेक्ट्स की, जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आप मुझसे मंगवा लो, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप एक ही कला की, यानी कि एक ही मेथड की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो मैं ये समझता हूं कि आपको कोई भी सीटेट को क्रैक करने से नहीं रोक सकता। 3000 मेथड मत सीखो, एक मेथड सीखो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस 3000 बार करो, तब आप सीटेट क्लियर कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। सही वही है जो पॉजिटिव है, तो वही ढूंढेंगे। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। सीमित नेगेटिव, केवल नेगेटिव। केवल इसलिए नेगेटिव कि आपको बाउंड कर देता है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा अभी रोक लेते हैं। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ही नेगेटिव। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, केवल नेगेटिव। देखिए, ही बाउंड कर रहा है, केवल भी बाउंड कर रहा है, सीमित और केवल ये भी बाउंड कर रहा है। तो अब जब ये तीनों नेगेटिव हैं तो आंसर तो यही बचा। अब इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में, जैसे सपोज करो आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री भी तो किसी न किसी भाषा में होगी, या तो इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी।
तो ये जो भाषा का जो शिक्षण ये एकीकृत होता है, इंटीग्रेटेड होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब है इंटीग्रेटेड, एकीकृत, और एकीकृत वर्ड होता है पॉजिटिव। अब देखो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव जानते हो तो कितनी जल्दी आंसर मिलेगा, नेगेटिव 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 आंसर पॉजिटिव, क्योंकि इसका मतलब है एकीकृत। और भाई नेगेटिव पॉजिटिव की जो प्रैक्टिस कर लेता है वो ऐसे ही खत्म कर देता है। ये समझ लो कि जो आपकी पैड़ा ये 15 नंबर की है ना, इसको आप 6 से 7 मिनट में खत्म कर दोगे गारंटी से। और मैं ये करके भी दिखाऊंगा आपको, जब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम तब मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब समझाऊंगा नहीं, तब तो बस फटाफट नेगेटिव पॉजिटिव आंसर। और मेरे इंस्टीट्यूट पे इसी मेथड से हर बार 100% रिजल्ट रहता है, इसलिए आप भी इसको फॉलो करो और पहली बार में सीटेट क्लियर कर जाओ। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पॉजिटिव ढूंढेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बिल्कुल। सुनना यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग। पढ़ना यानी कि रीडिंग, लिखना यानी कि राइटिंग। LSRW ये भाषा के कौशल होते हैं, बिल्कुल ठीक। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ना और लिखना कौशल से कोई संबंध नहीं, ये भी नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित, अन्योन्य क्रिया, कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना। अब देखो दूसरा और तीसरा तो खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ पे सुनने की बात हो रही है और पढ़ने की बात, दो चीज़ों की, और उसमें भी निष्क्रिय वर्ड जो है ये नेगेटिव है। ये कह रहा है पढ़ना और लिखने में कोई संबंध नहीं, अगर आपको पढ़ना पहले आएगा, पढ़ना नहीं आएगा तो लिख भी नहीं पाओगे, ये बात भी तय है, ये अंतः संबंधित होते हैं। अब देखो इसमें दो चीज़ें ठीक हैं, एक तो पहला और एक चौथा। देखिए जब आप इस तरह से फंस जाएं, भाषा के कौशल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन पे स्पेशल, तो ये दोनों ही आंसर हैं। अब ये समझ लो, अब जब दोनों एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में आ गए तो आप आंसर करेंगे फोर्थ, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं। यानी कि अगर आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो स्पीकिंग भी अच्छी होगी, रीडिंग अच्छी होगी तो राइटिंग भी अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो आंसर तो आप ये करेंगे। बट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें इन दोनों में से जो हो उसी को आंसर कर देना, दोनों हो तो इसको आंसर करना, ये ध्यान रखना बस। पूरक पाठ सामग्री का उद्देश्य क्या है, देखो पूरक पाठ सामग्री पढ़ लो। पूरक पाठ सामग्री का मतलब होता है कि बच्चे के पास जो बुक्स हैं पहले वो उसको पढ़ ले, इसके बाद एक्स्ट्रा वर्क। तो हम एक्स्ट्रा वर्क क्यों करवाते हैं बच्चे से, ये पूछ रहा है, किसी अच्छी चीज़ के लिए करवाएंगे। भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, नियम नेगेटिव। शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना, भाई इसमें क्या नई बात है, वैसे शिक्षक की सहायता से ही पढ़ता है। द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, तो भाई आंसर तो रहेगा ये। अब क्यों रहेगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमने अपना जो सिलेबस था वो तो कंप्लीट है, इसके बाद ये पूरक सामग्री अलग से लगी हुई है। तो ये किस लिए लगी कि बच्चा एक्स्ट्रा सीखे। एक्स्ट्रा में क्या सिखाना है कि जो उसकी पढ़ने की योग्यता है वो थोड़ी सी तेज हो जाए, उसकी गति तेज हो जाए। सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना, देखिए ये सब चीज़ें देखने में लगती हैं कि ठीक हैं, बट ऐसा होता नहीं। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली क्या, क्योंकि जो सीटेट है वो उसका सारा का सारा जो सिलेबस है वो प्रैक्टिकली 90 मार्क्स प्रैक्टिकली आते हैं, और इसी में मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा नेगेटिव पॉजिटिव से। तो भाई द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, ये पूरक जो पठन सामग्री होती है इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानेंगे। जिस सवाल के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हो आप उसको बेहतर मानना, मैंने हमेशा ये बात बताई है। संज्ञा की परिभाषा बताइए, संज्ञा और परिभाषा दोनों वर्ड नेगेटिव। बच्चों को आप संज्ञा वंज्ञा मत सिखाओ, परिभाषा मत सिखाओ। बच्चा है आपका छोटा 5 से 10 12 13 साल का, और ये बच्चे परिभाषाओं को रटना पसंद नहीं करते हैं। ये जो सारा काम करना चाहते हैं, ये कैसा करना चाहते हैं, ये वो करना अपने हाथ से करना चाहते हैं, क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हैं, लर्निंग बाई डूइंग करना चाहते हैं, परिभाषाएं नहीं रटना चाहते, इसलिए आप मत रटवाइए। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था, एक आंसर आएगा इसका। बाबा भारती क्यों उदास थे, एक आंसर आएगा। अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। अब देखो, अब बच्चा यहाँ पे कई सारे आंसर दे सकता है कि भाई मैं तो उसको घोड़े पे बिठाता ही नहीं, जो डाकू खड़क सिंह था मैं उसको बिठाता ही नहीं, और नहीं तो मैं उससे लड़ाई करता और अपना घोड़ा छीन लेता, या बहुत सारे वो दे सकता है। और फिर वो जब आपने उसको बाबा भारती बना दिया तो उसकी चिंतन जो शक्ति है वो बढ़ेगी, वो सोचेगा उसके बारे में, यार मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, उसकी कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। तो इसमें बच्चे की चिंतन शक्ति भी बढ़ रही है और कल्पना शक्ति भी बढ़ रही है, तो यहाँ बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, उसका ज़्यादा भला हो रहा है, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसी को आंसर करेंगे। क्वेश्चन वही, अगर क्वेश्चन के बारे में तो जिसके आंसर ज़्यादा होंगे वही आंसर होगा। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। जो चीज़ भाई पॉजिटिव हो उसी को सबसे ज़्यादा महत्व आप देना। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, अर्थ तो पॉजिटिव है लेकिन आपने कर दिया एक निश्चित, यानी कि आप क्या हो गए, आप हो गए बाउंड, और बाउंडेशन क्या है, नेगेटिव। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, अर्थ पॉजिटिव।
कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। अरे भाई समाज में ही तो कविता बनती है, तो ये भी बात भी नेगेटिव। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, बिल्कुल होती है, ये भी बात गलत है। तो भाई ये 3 तो नेगेटिव हो गए, हमें पॉजिटिव चाहिए था अर्थ, और वो भी अधिक, तो ये बात सही है। देखो कविता का हर आदमी अलग अलग तरह से अर्थ लेता है। आप सोचो, मान लो कवि ने जो है भारत माता के ऊपर कविता लिखी, लेकिन वो इन संवेदनाओं का जो पढ़ रहा है जो कविता, वो अपनी रियल मदर से इसका संबंध जोड़ सकता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए ऐसे ऐसे किया, मेरी माँ ने मुझे ऐसे पाला, जबकि कवि क्या कह रहा था कि मेरी भारत माँ ने मुझे ऐसे पाला। तो एक कविता से एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं। कवि के लिए अलग हो सकता है और जो श्रोता है उसके लिए अलग हो सकता है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? अरे भाई उसी को सबसे ज़्यादा महत्व देना जिसमें जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ढूंढना, पॉजिटिव वर्ड। बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, ठीक बात है, ये तो नेगेटिव नहीं है, ओके हो सकता है। बच्चों को विभिन्न पॉजिटिव संदर्भों में भाषा के प्रयोग सिखाना, भाषा प्रयोग पॉजिटिव, विभिन्न, विविध, विविधपूर्ण पॉजिटिव रहेगा, संदर्भ हमेशा ही पॉजिटिव होता है, भाषा का प्रयोग करे अगर बच्चा तो ये भी पॉजिटिव है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, अभिव्यक्ति पॉजिटिव होता है। बच्चों को व्याकरण और नियम सिखाना, व्याकरण और नियम दोनों ही नेगेटिव हैं। तो भाई पहला तो बिल्कुल छोड़ दो, पहला, दूसरा और चौथा तो बिल्कुल छोड़ दो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ठीक हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों आंसर हो सकते हैं। जब आप ऐसे फंस जाओ 2 में, 3 में या 4 में, तो आपको क्या करना, सबसे पहली चीज़ विस्तार देखेंगे। तो देखो लेखन क्षमता एक चीज़ की बात हो रही है, मौखिक क्षमता, मौखिक अभिव्यक्ति एक चीज़ की बात हो रही है। अब इसने यहाँ कहा विभिन्न संदर्भ, विभिन्न संदर्भ मतलब बच्चा बोलना भी सीख रहा है, लिखना भी सीख रहा है, पढ़ना भी सीख रहा है, सुनना भी सीख रहा है, भाषा का प्रयोग भी कर रहा है, संप्रेषण भी कर रहा है, कम्युनिकेशन भी कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा विस्तार है, इसलिए आंसर बी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? पॉजिटिव चीज़ करना, तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव ढूंढेंगे। यहाँ से चलते हैं, गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री। गूढ़ अर्थ का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डीप हो, और जो डीप चीज़ें हैं वो बच्चे को हमें नहीं सिखानी है, क्योंकि हमारा बच्चा उस उम्र का नहीं है, वो इतना परिपक्व नहीं है, उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि वो गूढ़ चीज़ों को समझ सके। नेगेटिव कर दो। हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त प्राचीनतम प्रयोग का मतलब क्या हुआ? आप फिर चले गए बैग में, बहुत पुरानी चीज़ें सिखाओ। अरे भाई पुरानी चीज़ें काम नहीं कर रही थी, इसीलिए तो नई चीज़ें आई हैं, तो नई चीज़ सिखाओ। प्राचीन नेगेटिव है, नई चीज़ अगर आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखना, तो इसको भी छोड़ो। संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त, अब संस्कृत वाली भाषा सिखाओ, यानी कि एक चीज़ पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, नेगेटिव। तो क्या करना है? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोग, विभिन्न प्रयोग का मतलब पढ़ना सीखे बच्चा, लिखना सीखे, बोलना सीखे, सुनना सीखे, कम्युनिकेशन करना सीखे, जो मैंने चीज़ें अभी बताई वो सब चीज़ विभिन्न प्रयोग में, नहीं बहुत भाषा का जिस तरह से भी प्रयोग हो सकता है उस तरह से बच्चा भाषा का प्रयोग कर सके, ऐसी आप सामग्री अगर बच्चों को उपलब्ध कराओगे तो बच्चा हिंदी भाषा की बारीकी जो है उनको समझने में अपने आप को सक्षम बना लेगा। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। तो मित्रों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी से आपको मेरी क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और सीटेट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एनीथिंग, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा, जिससे कि आप अपने सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। बाकी मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।